हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकू क्लासेस। ओकू क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप पढ़ा था और आज इस क्लास में हम यूएस इंडिया रिलेशनशिप शुरू करने वाले हैं, जिसका पार्ट हम 1 देखेंगे इसमें। तो जो इंडिया यूएस रिलेशनशिप है वो शुरू में जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद से काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा कुछ समय तक, क्योंकि भारत जो है जो यूएस था वो जो बाइपोलर वर्ल्ड था उसका एक पोल था, और जो शीत युद्ध चल रहा था यूएसएसआर के साथ में उसमें यूएस की सक्रियता काफ़ी ज़्यादा थी और दुनिया दो गुट में बटी हुई थी। एक यूएस की तरफ थे और दूसरे रसिया की तरफ, जो एक कैपिटलिज्म और एक सोशलिज्म का ग्रुप था आइडियोलॉजिकल लेवल पे। तो इंडिया जो है उस समय पे नैम की अवधारणा भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिया था और इंडिया नैम को फॉलो कर रहा था। नॉन अलाइन मूवमेंट्स किसी भी गुट में नहीं था और गुट निरपेक्षता की नीति फॉलो कर रहा था। तो शुरू से ही जो है थोड़ा सा रिलेशनशिप इंडिया का यूएस के साथ नहीं बन पाया था उस तरीके से, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे जो ग्लोबल सिचुएशन बदली और जो बाइपोलरिटी थी दुनिया की ख़त्म हो गई 1991 के बाद से, उसके बाद से दोनों देशों के बीच में जो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो उसके बाद से इंडिया का, चूँकि यूएसएसआर एक फ्रेंड था, तो वो उस फ्रेंड्स के ख़त्म होने के बाद से इंडिया ने अपनी पॉलिसीज़ चेंज करनी शुरू करी और जो दुनिया के और भी कंट्रीज़ थे उनसे रिलेशनशिप डेवलप करने का दृष्टिकोण अपनाया। इसी दृष्टिकोण के साथ जो है यूएस के साथ इंडिया का रिलेशनशिप भी देख सकते हैं आप। आज की स्थिति यह है कि यूएस और इंडिया का रिलेशनशिप जो है काफ़ी अच्छी कंडीशन में है और ये दोनों के रिलेशनशिप को जो है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के नाम से भी आप जान सकते हैं। ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी वैश्विक रणनीतिक भागीदार के रूप में ये विकसित हो रहा है। और इनका जो है डेमोक्रेसी को लेकर के शेयर, जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, दोनों का विचार एक समान है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जो यूएस है उसका मानना है कि जहाँ पे भी डेमोक्रेसी होगी, दो कंट्रीज़ जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके बीच में किसी भी तरीके का युद्ध की संभावना नहीं होती है। इसलिए यूएस जो है डेमोक्रेसी को पूरे दुनिया में लेकर के आना चाहता है, ठीक है। और जो बायलैटरल इंटरेस्ट हैं उन पे भी इन दोनों देशों के बीच में जो कन्वर्जेंस है वो बढ़ चुका है और जो रीजनल और ग्लोबल इश्यूज हैं वहाँ पे भी इनके वैचारिक आदान प्रदान होते रहते हैं। जो इंडिया की गवर्नमेंट है, ठीक है, द एम्फेसाइजेस प्लेस्ड बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया ऑन डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस हैज़ क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी टू री इनविगोरेट बायलैटरल टाइज। और इसके लिए जो है चलें साथ साथ स्लोगन के साथ जो है फॉरवर्ड टुगेदर वी गो एंड साझा प्रयास सबका विकास, ये जो है स्लोगन्स के अंतर्गत जो है इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप को भारतीय सरकार के द्वारा डिफाइन करने की कोशिश की जाती है। और जो सब्मिट लेवल पे ज्वाइंट स्टेटमेंट्स इशू किए गए थे 2016 में, उनको इंडिया यूएस रिलेशनशिप का जो है एक इंड्योरिंग ग्लोबल पार्टनरशिप 21st सेंचुरी बोला गया था। इंड्योरिंग ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, चले साथ साथ, ठीक है, और साझा प्रयास सबका विकास, ये एक टैग लाइन होगी इंडिया के और यूएस के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको लेकर के। और जो रेगुलर जो है हाई लेवल पॉलिटिशियंस की विजिट किए जाते हैं। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी जी होकर के आए हैं अमेरिका, ठीक है। तो इस तरीके के जो विजिट्स होते हैं वो होते रहते हैं पॉलिटिकल लेवल पे, जिससे कि जो द्विपक्षीय सहयोग है वो काफ़ी मतलब गति प्राप्त करता है। एंड वाइल द वाइड रेंजिंग एंड एवर एक्सपेंडिंग डायलॉग्स आर्किटेक्चर हैज एस्टेब्लिश्ड लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क फ्रॉम इंडिया यूएस इंगेजमेंट, जो कि हमेशा बातचीत होती रहती है, उसकी वजह से इंडिया यूएस जो इंगेजमेंट है उस पर काफ़ी दीर्घकालिक एक फ्रेमवर्क बन चुका है। आज जो इंडिया और यूएस का बायलैटरल कोऑपरेशन है वो मल्टी सेक्टोरल यानी बहुक्षेत्रीय, और जिसमें कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस और सिक्योरिटी, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी, हाई टेक्नोलॉजी, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष तकनीकी, और क्लीन एनर्जी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर और हेल्थ, इन सभी क्षेत्रों में जो है दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप अब ग्रो कर रहा है। पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करें तो दोनों देशों के जो उच्च स्तरीय जो यात्राएं होती हैं, मतलब हाई लेवल पे जो भी अधिकारी होते हैं उनकी विजिट्स होती रहती हैं काफ़ी फ्रिक्वेंटली, ठीक है। और between India and US has gone up significantly of late,
और रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे गए थे, कुछ समय पहले गए थे, अभी हाल में जो गए थे वो जो बिडेन के काल में गए थे और एक बार ट्रंप के काल में भी गए थे, डोनाल्ड ट्रंप के काल में। तो वहाँ पे एक हाउडी मोदी करके, ठीक है, प्रोग्राम किया गया था। हाउडी को वहाँ पे क्या बोलते हैं, हाउ आर यू मोदी, ऐसा करके एक प्रोग्राम वहाँ पर किया गया था। और फिर इंडिया में जो है उसी के बदले में नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम भी किया गया था, जो कि इंडिया के जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है, मृदु शक्ति जो कूटनीति है इंडिया की, वो पूरी दुनिया में उसके प्रभाव को दर्शाता है। और इनके जो इन विजिट्स से जो आउटकम प्राप्त होता है, ठीक है, वो आगे के जो बहुपक्षीय जो मल्टीफेसेट्स टाइज हैं दोनों देशों के बीच में, उनको और भी मजबूती प्रदान करता है और उनको विकसित करता है। हाई लेवल डायलॉग मैकेनिज्म क्या है, भारत और यूएस के बीच में हाई लेवल डायलॉग मैकेनिज्म क्या है? तो एक तो है इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग है, ठीक है, इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग है, जिसमें जो हमारे विदेश मंत्री होते हैं और जो डिफेंस मंत्री होते हैं इंडिया और यूएस के, ठीक है, उनके द्वारा ये डायलॉग मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स कहलाता है। ये मंत्रालय मतलब मंत्रालय के स्तर पर बातचीत होती है, मंत्रियों के स्तर पर। इसको 2+2 डायलॉग्स बोलते हैं। एंड द 3 राउंड्स ऑफ दिस डायलॉग्स हैज बीन हेल्ड सो फार। अभी तक जो है इस डायलॉग के 3 राउंड्स हो चुके हैं, और सितंबर 2018 में हुआ था, उसके बाद से दिसंबर 2019 में हुआ था, उसके बाद से अक्टूबर 2020 में हुआ था। और उसके अलावा जो है इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग, वाणिज्यिक स्थिति पर भी डायलॉग्स होते हैं। इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, और यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हैं, ठीक है, वाणिज्य सचिव जो है यूएस के, इनके बीच में बातचीत होती है। एंड ये पिछली बार जो है दिल्ली में भी हुआ था, 2019 में, फरवरी 2019 में हुआ था। इंडिया यूएस इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप क्या है? इंडिया यूएस इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पार्टनरशिप जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं, ठीक है, और यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं, उनके बीच में ये पार्टनरशिप होती है। एंड दिस वाज लास्ट हेल्ड इन दिल्ली इन नवंबर 2019। जो पिछली बार ये नवंबर 2019 में दिल्ली में हुआ था। इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम, ये ट्रेड पॉलिसी फोरम है, वो भी CIM एंड जो है यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, उनके बीच में होता है। और ये भी वाशिंगटन DC में हुआ था 2017 में, अक्टूबर में। तो ये हम डायलॉग मैकेनिज्म देख रहे हैं, ठीक है। इंडिया यूएस स्ट्रेटजिक एनर्जी पार्टनरशिप, भारत अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी। तो जो ये रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी है, वो जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री है, ठीक है, और जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी है, उनके बीच में होता है। और ये दिल्ली में अप्रैल 2018 में हुआ था लास्ट टाइम। एंड इंडिया यूएस होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग्स, ये सारी चीज़ें फैक्ट्स जो है आप अगर अपने आंसर में लिखोगे तो अच्छा लगेगा, मतलब आंसर आपका एक कॉन्क्रीट फॉर्म में आएगा। जो इंडिया यूएस होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग्स है, वो इंडिया यूएस होमलैंड सिक्योरिटी क्या है? एक्चुअली होमलैंड सिक्योरिटी जो है अमेरिका की एक सिक्योरिटी क्या बोलते हैं उसको, मैकेनिज्म है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। जब 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे उनके हमला हुआ था, तो जिस तरीके की उसमें चूक हुई थी, तो उसके बाद से इन्होंने अपनी सिक्योरिटी को बदला और होमलैंड सिक्योरिटी के नाम से इसको शुरू किया था। और इसमें जो है इन्होंने अपनी सिक्योरिटी इतनी मजबूत कर ली कि अब तब से लेकर के अभी तक अमेरिका में एक भी आतंकवादी घटना नहीं हुई है। तो इंडिया भी चूंकि आतंकवाद से जो है पीड़ित एक देश है, तो ऐसे में जो होमलैंड सिक्योरिटी के जैसी ही सिक्योरिटी इंडिया में अगर आ जाए तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो है ये डायलॉग्स चलते हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है हमारे गृह मंत्रालय और यूएस के जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, उसके बीच में डायलॉग्स होता है। और जो पिछला जो है 2013 में वाशिंगटन DC में मई 2013 में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेड रिलेशंस। ट्रेड रिलेशंस की बात अगर करें तो द यूएस इज वन ऑफ द कंट्री विथ विच इंडिया एंजॉयज ए ट्रेड सरप्लस। इंडिया को यहाँ पे व्यापार अधिशेष प्राप्त है यूएस के साथ।
ठीक है। ऑल्दो द ट्रेड सरप्लस इज रिड्यूसिंग, लेकिन अभी जो है इधर की वो कम हो रहा है समय के साथ, लेकिन फिर भी यह 23.3 बिलियन डॉलर है। 23.3 बिलियन डॉलर है जो ट्रेड सरप्लस है इंडिया का यूएस के साथ। और 1999 से लेकर 2018 तक जो ट्रेड्स इन गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द टू कंट्रीज सर्व फ्रॉम 16 बिलियन टू द 142 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया था। 16 बिलियन से लेकर के 142 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था 2019 से 2018 के बीच में। और 2019 में जो इंडिया यूएस का बायलैटरल जो द्विपक्षीय व्यापार था गुड्स और सर्विसेज में, वो 139 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है। 2019 का ये डेटा है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ट्रेड जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और ट्रेड इंडिया का जो है यूएस के साथ रिलेशनशिप अभी जो है ना वो अच्छी कंडीशन में पहुंच रहा है, क्योंकि इंडिया अभी इधर क्या किया है कि इंडिया जो RCEP है उससे अलग हो गया है। तो RCEP से अलग होने के बाद इंडिया के पास जो ऑप्शंस बचते हैं वो वेस्ट की कंट्रीज़ बचते हैं, जिनके साथ इंडिया कोऑपरेशन करके इधर जो चाइना जो है हिंद महासागर में अपनी, और इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना जो है अपनी जो डोमिनेंस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है। तो ऐसे में इंडिया के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो ऐसे एलाइज ढूंढे, ऐसे मित्र ढूंढे जो उसकी हेल्प जो है चाइना को काउंटर करने में कर सकें। तो चाइना को काउंटर करने में वेस्ट से बढ़िया, यूएस से बढ़िया कोई एलाई नहीं मिल सकता है, क्योंकि यूएस भी चाइना से पीड़ित है एक तरीके से अगर कहा जाए तो। जो चाइना की ग्रोथ है उससे जो है यूएस के लिए भी खतरा है। चाइना जिस तरीके से बढ़ रहा है, एक तरीके से वो आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन भी है यूएस के लिए, जो कि यूएस पूंजीवादी है और चाइना साम्यवादी देश है। तो ये आइडियोलॉजिकल थ्रेट भी है यूएस के लिए एक तरीके से, फिर से जो दूसरा शीत युद्ध की भूमिका बन रही है यहाँ पे। तो इसलिए जो है यूएस के लिए भी इंडिया एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जो एशिया में जो चाइना की टकरार है वो डायरेक्टली तो अमेरिका से है। वो अमेरिका या पश्चिमी के देशों को डोमिनेट करने की जो है कोशिश कर रहा है चाइना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंडिया है अगर, तो इंडिया को अगर यूएस सपोर्ट करता है तो इंडिया जो है एक तरीके से चाइना को यहाँ पे कंपटीशन दे सकता है। चाइना को कंपटीशन देने का मतलब ये है कि चाइना का जो ध्यान है वो इंडिया पे आएगा, ठीक है, और यूएस पर से उसका ध्यान हटेगा। तो इसलिए जो है ये जियो पॉलिटिक्स होती है, ये वर्ल्ड की पॉलिटिक्स होती है, ठीक है। इसमें इसी तरीके की डिप्लोमेसीज की जाती है, जैसे कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है क्योंकि पाकिस्तान क्या है, इंडिया के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। तो इसलिए जो है यूएस जो है इंडिया के साथ आएगा। और जो ट्रेड रिलेशंस है वो काफ़ी अच्छा है, चूँकि चाइना के साथ इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन है इसमें इंडिया के लिए व्यापार घाटा है, इंडिया व्यापार घाटे में है चाइना के साथ। तो ज़रूरी है कि इंडिया जो है ऐसे ट्रेड पार्टनर्स ढूंढे जहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन न बने। चाइना ने जो है जो मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना का, चाइना ने इंडिया के मार्केट में इतना सारे गुड्स के मतलब फ्लो कर देता है, और वो कभी कभी डंपिंग भी करने लगता है। तो इंडिया को जो है ज़रूरी है कि वो वेस्ट की कंट्रीज़ के साथ, यूएस के साथ अपने रिलेशनशिप को एनहेंस करे। 2018 में जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड था, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है विनिर्माण, विनिर्माण जो है जो ट्रेड था वो यूएस के साथ 50.1 बिलियन पहुंच गया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि 2018 में इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड था, विनिर्माण से संबंधित व्यापार था, वो यूएस के साथ 50.1 बिलियन पर पहुंच गया था। और उसके बाद से जो है वो 6 बिलियन डॉलर 2017 में से जो 2017 में जो 6 से जो है 2018 तक में ये 6 बिलियन यूएस डॉलर बढ़ा था, ठीक है। यूएस जो है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर बन गया है, यानी हथियारों की आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर इंडिया के लिए आपूर्तिकर्ता बन गया है। और इंडिया जो और यूएस के जो डिफेंस ट्रेड है वो 2008 में लगभग जीरो था, जीरो, ठीक है। अब जो है ये अराउंड 15 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच गया है 2018 में। तो आप सोच सकते हो कितनी तेज़ी से ये ग्रो किया है, इवॉल्व हुआ है, एक तरीके से जीरो से लेकर के 15 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है ट्रेड हथियारों का जो आपूर्ति है भारत के लिए। भारत यूएस से कई सारे हथियार यूएस से जो है इंडिया ने खरीदे हैं,
ठीक है, इंडिया की जो हथियारों की खरीद है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो साउथ एशिया में बैलेंस ऑफ पावर है उसको बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ जो है हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बिल्कुल ही नहीं है। चाइना के साथ जो है हमारी कंपटीशन चल रही है, चाइना जो है अतिक्रमण करता है, हमारे बॉर्डर्स पे भी उसके साथ डिस्प्यूट्स होते हैं। तो इसलिए इंडिया को इस तरीके से अपना डिफेंस को मजबूत रखने के लिए, एक तरीके से डिटरेंस पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि हथियारों की खरीद की जाए इंडिया के लिए। तो इजराइल है, रसिया है, पहले रसिया था, ठीक है, फिर इजराइल भी, अब उसमें इजराइल से भी इंडिया हथियार बड़ी मात्रा में खरीदता है। और अभी तो फ्रांस से भी इंडिया जो है डिफेंस जो है ट्रेड इंडिया का काफ़ी अच्छा हो गया है, राफेल खरीदा गया है इंडिया के द्वारा। और यूएस जो है सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर हो गया है आर्म्स का। इंडिया पोस्ड ए ऑर्डर a record 2300 न्यू प्लेन्स। 2300 नए प्लेन्स के लिए इंडिया ने एक ऑर्डर किया है, पॉसिबली फ्रॉम यूएस मैन्युफैक्चरर्स सच एज बोइंग। बोइंग जो यूएस का मैन्युफैक्चर है, यूएस का जो है ये प्लेन बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। और अगले 20 सालों तक जो है 2300 नए प्लेन्स जो है इंडिया इस बोइंग कंपनी से खरीदेगा, ठीक है। और इंडिया का जो इंपोर्ट है यूएस के साथ क्रूड रोज का, वो क्रूड का क्रूड जो ऑयल होता है उसका, वो 3 गुना हो गया है, 3 गुना बढ़ा है 2019 तक में। 2019 तक में ये 3 गुना पे पहुंच गया है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी में रिलेशनशिप की अगर बात किया जाए तो ये जो है इंडिया यूएस के जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, सामरिक जो पार्टनरशिप है, भागीदारी है, उसमें जो है डिफेंस रिलेशनशिप काफ़ी तेज़ी से उभरा है। और डिफेंस जो ट्रेड है, रक्षा व्यापार और जो जॉइंट एक्सरसाइजेज भी इंडिया जो है उनके साथ मिल करके सैन्य अभ्यास जो करता है, और जो पर्सनल एक्सचेंजेस किए जाते हैं, और कोऑपरेशन इन मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड काउंटर प्राइवेसी। मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी समुद्र के क्षेत्र में सुरक्षा और प्राइवेसी पायरेसी जो प्रॉब्लम है, जो इंडियन ओशन में पायरेसी की प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड जो कोऑपरेशन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। अब इंडिया के जो मैरीटाइम सिक्योरिटी की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि जो हिंद महासागर है इसमें चाइना जिस तरीके से एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स लेकर के आया, और इसी में मैरीटाइम सिल्क रूट भी है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे जो अफ्रीका का रीजन है, यहाँ पे जो जिस तरीके से पायरेसी की प्रॉब्लम्स होती है, जिसका विस्तार अब जो है अरब सागर तक हो चुका है, इनफैक्ट इंडिया के बॉर्डर को भी छूने लगा है, तो ये इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। तो इसके लिए इंडिया को ज़रूरी है कि वो अमेरिका के यूएस के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी पे कोऑपरेशन करे। और ये इंडियन ओशन में एक डियागो गार्सिया द्वीप है, ठीक है, जहाँ पे इंडियन आर्मी का बेस भी यूएस आर्मी का बेस भी यहाँ पर बना हुआ है। तो इसलिए जो है इस रीजन में यूएस इंडिया का अगर मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के कोऑपरेशन होता है तो चाइना को एक तरीके से, चाइना की जो पॉलिसीज हैं उनको काउंटर किया जा सकता है। और जो यूएस है वो इंडो पैसिफिक रीजन में भी उसका प्रभाव काफ़ी है। जो इंडो पैसिफिक रीजन ये प्रशांत का एरिया है, ठीक है, यहाँ पर यूएस का काफ़ी प्रभाव है। तो ऐसे में इंडिया को जब यूएस इंडो पैसिफिक रीजन में तक अपने जो लुक एक्ट ईस्ट की जो पॉलिसी है, जो इसके स्ट्रेच जो है यूएस इंडो पैसिफिक रीजन तक जाता है, तो इंडिया के लिए ज़रूरी हो जाता है कि यूएस के साथ अपने जो मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कोऑपरेशन है उसको और तेज़ी से इन्हेंस करें। इंडिया कंडक्ट्स मोर बायलैटरल एक्सरसाइजेस विथ यूएस देन विथ एनी अदर कंट्रीज। जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास होते हैं, ठीक है, वो इंडिया यूएस के साथ इतना ज़्यादा करता है कि जितना वो किसी और देश के साथ नहीं करता है, सैन्य अभ्यास करता है। और जो कुछ इम्पोर्टेंट जो द्विपक्षीय अभ्यास है उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। युद्धाभ्यास, ठीक है, वज्र प्रहार और तर्कस, टाइगर ट्रम्फू, कोप इंडिया, ये जो है कुछ युद्धाभ्यास के नाम हैं जो इंडिया यूएस के साथ करता है। एग्रीगेट वर्थ ऑफ द डिफेंस रिलेटेड एक्विजिशंस फ्रॉम यूएस इज मोर देन, जो यूएस के
के साथ जो है यूएस के द्वारा जो है डिफेंस से रिलेटेड जो अधिग्रहण किए गए हैं वो 15 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक होंगे। तो ये डिफेंस एंड सिक्योरिटी के रिलेशनशिप हम देख रहे हैं। इंडिया यूएस डिफेंस टेक्नोलॉजी और ट्रेड इनिशिएटिव्स जो है, इंडिया यूएस डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव्स, ठीक है, रक्षा तकनीक और व्यापार पहल, इसका जो लक्ष्य है ये को डेवलपमेंट मैंने सह विकास यानी साथ में विकास करने और को प्रोडक्शन एफर्ट्स को बढ़ावा देने, मतलब हथियारों का जो है डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स का जो को डेवलपमेंट यानी एक साथ विकास करने और उनका उत्पाद करने का इसमें प्रयास शामिल है। और इंडिया यूएस हैज ट्राइड अ क्लियर ऑल रोड ब्लॉक्स इन वे ऑफ इंडिया फॉर मेकिंग एनी डिफेंस रिलेटेड परचेस। इंडिया और यूएस जो भी कोशिशें कर रहे हैं कि जो भी रोड ब्लॉक्स हैं, जो बाधाएं हैं इंडिया यूएस के बीच में, जो डिफेंस रिलेटेड जो पर्च खरीदारी होती है उसको दूर करने के लिए, जैसे कि इंडिया इज द फर्स्ट नॉन ट्रेडी पार्टनर्स टू बी ऑफर्ड MTCR। जो इंडिया ने NPT पे हस्ताक्षर नहीं किया है, ठीक है, फिर भी जो है इंडिया को MTCR में कैटेगरी में 1 में जो है अनमैन्ड एरियल सिस्टम दिया गया है यूएस के द्वारा, ठीक है। यूएस के द्वारा जो है इस तरीके से इंडिया की जो रिस्पॉन्सिबल परमाणु पॉलिसी है उसको आइडेंटिफाई किया गया और अनमैन्ड एरियल सिस्टम यूएस के द्वारा इंडिया को दिया गया। और आज के पहले जो है BECA डील जो हुई थी, जो अभी भी बातचीत चल रही है उस पर, वो लॉजिस्टिक एक्सचेंजेस और मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो चल रहा जो है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, LEMOA है, ठीक है, एंड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज सिक्योरिटी एग्रीमेंट कॉम्स कासा, इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वेयर साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूएस। दीज कंप्लीट्स अ ट्रोइका ऑफ फाउंडेशनल पैक्ट्स फॉर डीप मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज। जो मिलिट्री के क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्रों में जो है मतलब अच्छी भागीदारी के लिए, साझेदारी के लिए ये एक तरीके से फाउंडेशंस का निर्माण करते हैं। ये तीनों कौन कौन से? BECA एंड LEMOA एंड कॉमकासा। ये तीन जो है हम नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से और ज़्यादा डिस्कस करेंगे ब्रॉडली। इंडिया एंड US states cooperated closely at multilateral organizations including यूनाइटेड नेशंस में भी इंडिया और US के बीच में कोऑपरेशन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। एंड G20 में भी है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन रीजनल फोरम पे भी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे US डोमिनेट करता है, तो US के साथ अच्छा रिलेशन होना यहाँ पे इंडिया के लिए एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट हो सकता है। वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे US के साथ जो है मल्टीलेटरल जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे एक दूसरे के साथ वो सहयोग करते हैं। 2019 में यूनाइटेड स्टेट ज्वाइंड इंडियाज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपदाओं से निपटने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और संरचना के विकास का कार्यक्रम है इंडिया का, वहाँ पे US जो है इंडिया के साथ जुड़ता है और इसने जो है अपना सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पे दोनों देशों में के बीच में सहयोग विकसित हुआ है। इंडो पैसिफिक रीजन में जो है डिजास्टर प्रोन एरिया है, काफ़ी डिजास्टर प्रोन एरिया है इंडो पैसिफिक रीजन। क्यों इंडो पैसिफिक रीजन डिजास्टर प्रोन एरिया? लाइक वहाँ पे ये जो आप समझ लो कि इंडो पैसिफिक रीजन है और ये अमेरिका है, ठीक है, और ये रसिया हो गया, ठीक है, चाइना, ये जो पूरा रीजन है यहाँ पे जो डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स जो है एक दूसरे की तरफ जा रही हैं जो ज़मीन के नीचे, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। रिंग ऑफ फायर बोलने का मतलब यह है कि यहाँ पर ज्वालामुखी ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे भूकंप भी काफ़ी ज़्यादा आता है। जैसे आप जापान को ले लो, वहाँ पे काफ़ी भूकंप आता है। तो जो ये डिजास्टर प्रोन एरिया है काफ़ी, तो यहाँ पे डिजास्टर रिसाइलिएंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है
उसके संबंध में कोऑपरेशन डेवलप करने, मतलब कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए इंडिया जो है और यूएस के बीच में यहाँ पे कोऑपरेशन हो रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, इस क्षेत्र में। तो ये बताता है कि इंडिया पर यूएस कितना ट्रस्ट करने लगा है अभी, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं जो यूएस सीनेट है एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने एक अमेंडमेंट पास किया है नेशनल डिफेंस अथॉरिटी एक्ट, जो कि 2020 के जो वित्तीय वर्ष है उसके लिए ये पास किया गया है। और इसमें क्या है, इंडिया के साथ जो मेजर डिफेंस पार्टनरशिप है, मुख्य रक्षा भागीदारी है इंडिया के साथ, उसको और मजबूत करने के लिए और इन्हेंस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ये नेशनल डिफेंस अथॉरिटी एक्ट इन फिजिकल ईयर 2020 में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे कि हमारे पास संसद होता है वैसे ही ब्रिटेन वहाँ पे यूएस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, जहाँ पर इसको पास किया गया है। And this will ensure that the US State Department treats India as a non-member of NATO ally for the purpose of the arms export control. And this will ensure that the US State Department treats India as a non-member NATO. NATO का मेंबर न होने की वजह से भी वो है इंडिया जो है एक आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के तहत जो है इनको ट्रीट किया जाएगा, इंडिया को एक नॉन मेंबर के तहत ट्रीट किया जाएगा। नेटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कब बनाया गया था ये कोल्ड वार के एरा में। कोल्ड वार के एरा में जब दो महाशक्तियां जो है शीत युद्ध की सिचुएशन में फंसी हुई थी, उस टाइम पे ये कलेक्टिव सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट पे बनाया गया था नेटो। और उसमें जो है यूरोप के कंट्रीज, कुछ कंट्रीज थे और यूएस के कंट्रीज। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब होता है कि अगर इस एसोसिएशन के किसी भी एक मेंबर पर और किसी दूसरे देश ने आक्रमण किया या युद्ध छेड़ा उसके साथ, तो जो सारे देश हैं वो एक साथ रिस्पॉन्स देंगे उसका, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा कि नेटो फोर्सेस में फ्रांस की भी फोर्सेस जाती हैं, ठीक है, ब्रिटेन की भी फोर्सेस जाती हैं, और वो जो है एक इनको जो है पर्टिकुलर अमेरिका की फोर्सेस ना बोल करके नेटो फोर्सेस बोला जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो ये नेटो था। और इसी तरीके से यूएसएसआर के साइड से जो है वारसाई पैक्ट किया गया था। जो भी साम्यवादी देश थे उन्होंने वारसाई पैक्ट के तहत अपना एक कलेक्टिव सिक्योरिटी पे ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। इंडिया इनमें से किसी का भी मेंबर नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। इतनी सारी इंडिया जो है ना तो एनपीटी का मेंबर है, ना ही नेटो का तो मेंबर है ही नहीं है। एशिया का एक एशियन नेटो बनाने का भी अमेरिका का दृष्टिकोण था कि एक एशियन नेटो डेवलप किया जाए, ठीक है। एशियन नेटो बनाने का मतलब ये था कि एशिया के कुछ देशों को शामिल करके जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी पे कॉन्सेप्ट पे ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, जिसमें इंडिया को भी यूएस के रखने का कॉन्सेप्ट था। हालांकि वो कॉन्सेप्ट अभी भी है, ठीक है, लेकिन यूएस जो है अभी इसको उस तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है एग्रेसिवली। तो इंडिया यूएस के रिलेशनशिप का हमने यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड देखा था थोड़ा सा, ठीक है। इंडिया यूएस के रिलेशनशिप के रिलेटेड जो फर्दर आगे हम अभी 2 क्लासेस और करेंगे, ठीक है, जिसमें और भी जो चीज़ें हैं डिटेल में वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। क्योंकि इंडिया और यूएस का जो रिलेशनशिप इस समय है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि यूएस के क्लोज इंडिया काफ़ी चला गया है इस टाइम पे। और मोदी गवर्नमेंट जब से आई है 2014 के बाद से, तो यूएस के साथ रिलेशनशिप को और ज़्यादा इन्हेंस किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जो है यूएस की यात्रा से आए हैं कल परसों, ठीक है। और वो उनकी जो है 5वीं यात्रा थी। 7 ईयर्स के उनके जो कार्यकाल में यूएस की ये 5वीं यात्रा थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जो कि जो बिडेन सरकार के साथ पहली के टाइम पे पहली बार मोदी जी गए हैं यूएस। वहाँ पे काफ़ी उन्होंने अच्छा स्पीच भी दिया यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में, और पाकिस्तान को लेकर के वहाँ पे काफ़ी एग्रेसिव रहा इंडिया का स्टैंड, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम यूएस इंडिया रिलेशनशिप पार्ट 2 देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है।
तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। अगर आपको इस टॉपिक में समझाया गया किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। इस सेशन में जुड़ने के लिए हमसे धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।